वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो कल के वीडियो में हमने जैसा कि देखा रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके जो पार्ट्स थे उसमें बडिंग और फिजन हो चुका था। आज हमें जो देखना है स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, 3 आपके बचे, ये भी आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक, तो बडिंग सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट्स बचे थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल में बना करके फिगर दिखा दिया था कि आउटग्रोथ हो करके वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्लोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल मोड से बनेंगे उनको हम क्लोन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें। इसके एग्जाम्पल में 2 आते हैं, एक यीस्ट और एक हाइड्रा। ये याद रखिएगा कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग करता है और हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग करता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेम एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which reproduce by the process of budding। ठीक है, तो आप यीस्ट लिख के आएंगे। अब नेम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म which reproduces by the process of budding, तो आप हाइड्रा लिख के आएंगे। तो एग्जाम्पल भी थोड़े से स्पेसिफिक याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा यूनिसेलर है कौन सा मल्टीसेलर है, तभी आप लिख पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म आ गया तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पर यूनिसेलर मल्टीसेलर आया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अब ये पाया जाता है हमारे फंगी में। आगे जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास में तो आपको ड्यूटेरियम, ठीक है, उसमें माइसीलियम पढ़ाया जाएगा, उसमें फिर एसेप्टेट, सेप्टेट फंगी, कई तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे। बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें भी आपको कुछ इम्परफेक्ट फंगी, कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे। तो कई तरह के फंगी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो इसी में पाया जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, फंगी में एक स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस में कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स होते हैं, वैसे इनमें स्पोर्स होते हैं। ठीक, तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब तक ये स्पोर का प्रोडक्शन अंदर होता रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है एयर करंट के थ्रू ये मूव करते हैं और आगे ये क्या करते हैं, फंगी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि नए इस एक स्पोर से फंगी बनता है, इससे भी बनेगा फंगी, इससे भी। अब क्या इसमें किसी दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं, इसी स्पोर के थ्रू नई पूरी फंगी की बॉडी बन जाती है। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें आपका पेनिसिलम, फंगी तो एक पूरा ग्रुप हो गया, उसमें भी आपके एग्जाम्पल में पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये दोनों भी हमारे फंगी ही हैं। तो ये आपके आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ठीक, इसके बाद 4 टाइप है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स कट कर दिए जाएं, पार्ट्स कट कर दिए जाएं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए ये प्लैनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इनके पार्ट्स हम कट कर दें, ये पहला, दूसरा। अब आप सोचेंगे कि मिड वाला पोर्शन तो यही है, ये वाला है, अब ये इंसान, अब इस ऑर्गेनिज्म की तो डेथ हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी रहती है यहाँ आती है। ठीक है, ये और ये एक नए पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, प्लैनेरिया। ठीक, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा और ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक, इन तीनों पार्ट से रीजनरेट हो जाते हैं। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की कटिंग, यानी कि कट करने के बाद में उसके पार्ट से, कटे हुए पार्ट से नए फुल्ली डेवलप या फुल डेवलप ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। ये पाया जाता है प्लैनेरिया में। प्लैनेरिया की एक खास बात और हो सकती है आपके 1 मार्कर में पूछ लें, तो ये होता है कि हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने की कैपेसिटी सिर्फ प्लैनेरिया में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रीजनरेट करते हैं, यानी कि अपनी एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी से ये कई ऑफस्प्रिंग को, एक फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग को तुरंत प्रोड्यूस कर सकता है। तो रीजनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका बचा है वो है फ्रैगमेंटेशन। ये स्पायरोगैरा में होता है। ये भी कुछ अमीबा लाइक ही होता है, मतलब इर्रेगुलर शेप का होता है।
इसमें क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे स्पायरोगायरा जो होता है वो टूटता है और फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होकर के वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, टूटे हुए पार्ट होते हैं, कटे बचे हुए डिटैचेड पार्ट होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो मैच्योर होते हैं और एक नई बॉडी बना लेते हैं। यहाँ भी वही हुआ था, यहाँ भी वही हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कटे हुए पार्ट से तुरंत फुल्ली डेवलप ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो कटे पार्ट्स हैं, ये स्टेप भी मैंने दिखाने के लिए दिखा दी, वरना ये जो कटे हुए पार्ट्स हैं इनसे तुरंत इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की कि कटे हुए पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग, नई बॉडी पूरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्रैगमेंट्स बनते हैं और फ्रैगमेंट्स बनने के बाद में वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद में वो पूरी फुल बॉडी बनाते हैं, फुल बॉडी की तरफ वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका स्पायरोगायरा है, तो फ्रैगमेंटेशन। और हमारा पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से होती है, चाहे वो आपका रूट हो, लीफ हो या स्टेम हो, इन पार्ट से जब भी रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये भी हमारे दो होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा हमारा टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर भी हमारा आर्टिफिशियल मीन्स ही होता है। ठीक, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जैसे आपने पोटैटो देखा है, तो पोटैटो में बड्स होते हैं। पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो पोटैटो में ऐसे आप देखते होंगे, यहाँ पर ऐसे ये बड्स होते हैं। एग्जैक्टली एक पोटैटो से इनको कट करके फिर इनको उसमें सॉइल में डाल दिया जाता है। इस पार्ट को कट करके डाल दिया जाता है, इसको। अब इससे एक नया पोटैटो, इससे एक नया पोटैटो, इससे एक पोटैटो से 4 पोटैटो बनाए जाते हैं। किसके थ्रू, क्या इन पार्ट्स के थ्रू? नहीं, ये जो आई बड है ना, ये आई बड है, इसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। इसको ट्यूबर कहते हैं और इस ट्यूबर के थ्रू ही एक नया पूरा जो बॉडी है, पूरा जो आपका ये जो थोड़ा सा पार्ट है, ये पूरा एक बॉडी बना देता है। यानी कि इस थोड़े से पार्ट्स, पोटैटो पार्ट से पूरा एक पोटैटो रेडी हो जाता है। ये कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब ऊपर से दिया गया हुआ। इसमें क्या हमारा कुछ रोल है? कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये रहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब आर्टिफिशियल तो कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल में आपका कटिंग, लेयरिंग, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई भी इंसान इन्वॉल्व हो। ठीक, मतलब जैसे कटिंग आप करते हैं तो कटिंग अपने आप तो हो नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमें गुलाब का पौधा लगाना है, जैसे कुछ ऐसा होता है ना, हमारा फ्लावर होता है ऐसे करके। अब यहाँ पे उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक, और हम चाहते हैं कि एक नया गुलाब का पौधा या फिर हम एक नए फ्लावर पॉट में एक नया प्लांट लगाएं। एक प्लांट तो हमारे पास पहले से है, एक और हम लगाना चाहते हैं ताकि फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो अब हम कैसे, गुलाब के पौधे कैसे, जैसे कभी कभी हम जानते हैं बीज बोने वाला सब जानते हैं। ठीक, तो इसमें रोज़ में क्या होता है, रोज़ में क्या होता है कि एक स्टेम इसकी काट ली जाती है। ठीक, एक स्टेम काट ली और इसको फिर फ्लावर पॉट में लगा दीजिए। उस स्टेम के थ्रू पूरा एक पौधा तैयार, यानी कि पूरा रोज प्लांट वहां से रेडी हो जाता है। ठीक है, पूरा रोज प्लांट कहाँ से, कटेड स्टेम के थ्रू तैयार हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कटिंग। ऐसे आपकी लेयरिंग होती है। लेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे, ये जैस्मिन स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो लगे होते हैं ऊपर, और उनको खींच करके नीचे लाया जाता है ज़मीन पे। ठीक, सॉइल के नीचे करा जाता है, फिर सॉइल से वो करते करते और एक नया फिर जैस्मिन का प्लांट बना लेते हैं। ये प्रोसेस होती है। तो इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जबकि पोटैटो अगर गलती से भी सॉइल में गिर गया, वो ट्यूबर के थ्रू कई पोटैटो बना लेगा। वो हो गया आपका नेचुरल। यहाँ पे आर्टिफिशियल। टिश्यू कल्चर जो है, ये भी आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं। उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को निकाला जाता है, टिश्यू को, और उनको कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। कल्चर मीडियम में आपके कुछ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, कार्ब, प्रोटीन, ये सब कुछ रहता है ताकि उस टिश्यू को हेल्प हो सके ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उनको सब कुछ मिलता रहता है। फिर वो टिश्यू मैच्योर हो करके एक पूरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन दूसरा इसका नाम होता है।
इसकी जो सबसे खास बात होती है, ये डिजीज फ्री प्लांट बनाता है। डिजीज फ्री प्लांट का क्या मतलब हो गया? डिजीज फ्री प्लांट का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को डिजीज नहीं होती, प्लांट्स को भी डिजीज होती हैं, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें वो डिजीज आएगी। हमें कैसे भी करके नया जो प्लांट बनाना है वो डिजीज फ्री बनाना है। उस केस में हमें क्या करना होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है उसमें कभी भी डिजीज नहीं लगती है। जो ग्रो कर रहे टिश्यूज हैं उसमें अगर पूरे प्लांट में डिजीज है भी तो भी ग्रो करने वाले टिश्यूज में डिजीज नहीं पाई जाती। उन टिश्यूज को निकाल लो और कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके एक टिश्यू कल्चर के थ्रू एक नया प्लांट बना लो। वो जो प्लांट बनेगा वो डिजीज फ्री होगा। फिर उनकी जो जितनी भी प्रोजेनी बनेंगी उनसे जो प्लांट्स बनेंगे वो सारे डिजीज फ्री प्लांट होंगे। तो ये श्योरिटी देता है डिजीज फ्री प्लांट के। ठीक है, टिश्यू ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक, दो चीज फिर आपका यहाँ तक हो गया। और बचा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसमें दो आ जाते हैं आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस वाला केस भी काफ़ी बड़ा है, वो तो कई आई थिंक मुझे 4 to 5 वीडियोज़ में कवर करना होगा उसको, वो आपको मिल जाएगा। और आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला भी 2 to 3 वीडियोज़ में बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसको भी हम डिस्कशन, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके कोई भी क्वेश्चंस मिस हो। जो भी आपके, पहली बात तो हम टॉपिक्स में ही कुछ क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे, जैसे यूनिसेलर, मल्टीसेलर, एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ इसमें कवर करते चलेंगे। जो बचे हुए रहेंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद में एक क्वेश्चन का वीडियो आएगा जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना पढ़िए, पहले आप ए सेक्शन समझिए, इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखिए, चाहे वो 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो। जैसे आप ए सेक्शुअल के कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने को कई तरह के आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, या आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा बुक हो आप उससे देख सकते हैं, क्योंकि वी कांट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन। हम एक बार अनुमान लगा भी सकते हैं पर हम फिर भी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो वैरायटी, मैंने जैसा कहा, वैरायटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए ताकि आप पूरी तरह से रेडी रहें किसी भी क्वेश्चन को फेस करने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया ना हो, हर क्वेश्चन से आपकी पहचान हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप रूबरू होइए। ठीक, तो यहाँ तक हमारा ये सेक्शन तैयार कंप्लीट हो चुका है, और इस पे क्वेश्चंस भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।